हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ चुका है आपके पास। अब कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी अब डरना नहीं है। आप सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर किसी भी राज्य बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तरह तरह की बात। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो आप बिल्कुल भी नहीं डरिए। बस आप आइकॉनिक स्टूडेंट के साथ जुड़कर पढ़ाई कीजिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़िए। हमारा लक्ष्य है आपको सफल बनाना, ठीक है। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ बोर्ड जुड़ सकते हैं और आप आइकॉनिक स्टूडेंट के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, सभी बोर्ड के सिलेबस को देखने के बाद यहाँ पे क्लासेस ली जाती है। डेली आपको यहाँ पे लेक्चर लिया जाता है, साथ में आपको नोट्स, वो भी निःशुल्क नोट्स अवेलेबल करवाया जाता है। तो आपको बस यहाँ कुछ नहीं करना है बच्चे, क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको देखना है, पढ़ना है, साथ में आपको नोट्स रिवाइज करते रहना है। आपका लक्ष्य जो है वह पूरा हो पाएगा, यह मेरा भरोसा कीजिए। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, आप लोग जो कुछ यूज करते हैं, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनको कहीं ना कहीं यह शिक्षा मिल पाए, यह नॉलेज मिल पाए, और वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएँ, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वह इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का हम लोग क्लास 10th का बात कर रहे हैं, जिसमें मुद्रा, बचत और साख पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसके बारे में भी देख लीजिएगा, या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ डेली क्लासेस ली जाती है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो मुद्रा, बचत और साख, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि मुद्रा होते क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। आपको पता होगा, जिसने भी चैप्टर 1 का लेक्चर देखा होगा उन सभी बच्चों को पता होगा कि मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। चलिए, मुद्रा, मुद्रा पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे बात को समझिए, क्या कर रहा है कि जो मुद्रा है वो क्या होता है, पहले ही तो जान लीजिए। तो मुद्रा पैसा या धन होता है, हम आपको पहले ही बता दें। तो जो बता रहा है कि जो मुद्रा है बच्चे, धन है, उसके रूप में कहते हैं जिसके दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय, मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में लेन देन होती हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी भी चीज़ का, हम लोग कोई भी चीज़ आप बाहर में लेने जाते हैं तो क्या आपको बिना पैसा का मिल पाएगा, कि बिना धन का मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, हमें दैनिक जीवन में जो लेन देन करते हैं वो कहीं ना कहीं मुद्रा का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है बच्चे। इसमें सिक्के तथा कागज
के नोट दोनों आते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति हेतु मुद्रा का श्रेय जाता है, ठीक है। एक महान अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, जो मार्शल हैं, उन्होंने कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में बच्चे मुद्रा किसे कहते हैं या फिर मुद्रा से आप क्या समझते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस चीज़ को, इस डिफिनेशन को अच्छे से लिखिएगा। जो भी नोट्स में दिया गया है आप इस नोट्स पे कमांड रखिएगा, इस नोट्स को विश्वास करके आप पढ़िए। आपका एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं होगा, इस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको इस नोट्स से बहुत ऐसा चीज़ हैं जो शायद आपके एग्ज़ाम में ना, मतलब अधिक इस नोट्स में आपको मिल जाए, इसे नोट से बाहर नहीं जाएगा, इतना भरोसा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो मुद्रा का इतिहास। अब थोड़ा सा हम लोग मुद्रा का इतिहास देखते हैं। क्या मुद्रा अचानक हमारे अस्तित्व में आ गया? तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का कहीं ना कहीं उसका एक क्रमबद्ध इतिहास होता है, ठीक है। बहुत दिनों का इतिहास होता है, बहुत दिनों का एक परिकल्पना होता है जो आगे चल के हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है यहाँ पर बच्चों कि मुद्रा जो है वह आधुनिक युग की क्या है, तो रीढ़ है, ठीक है। मुद्रा के विकास के इतिहास को मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी तो क्या थी, वो अपनी ज़रूरत की आवश्यकता स्वयं उत्पादित कर लेता था, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि मुद्रा जो है वो आधुनिक मतलब वर्तमान समय की, अभी की बात की जा रही है तो अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं वो रीढ़ है। अगर मुद्रा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था अगतिशील हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सब कुछ जहाँ है वहीं पे थम कर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास माना जाता है। जिस समय से मानव सभ्यता का विकास हुआ उसी समय से कहीं ना कहीं मुद्रा का भी विकास देखा जाता है, और ये बात सच है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे कि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी। सभ्यता का मतलब है बच्चे जब मानव का उद्भव हुआ, जब मानव की उत्पत्ति हुई, मानव जब चलने लगे, कुछ चीज़ों को समझने लगे, जब, ठीक है, किसी वस्तु को समझने लगे, वो जब खाने पीने योग्य चीज़ों को पहचानने लगे, तब से क्या हुआ, तो सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था से मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी। पहले क्या थे, पहले की जो मनुष्य थे, आदि मानव लोग थे, उनका जो आवश्यकता था वो सीमित था। उनका क्या था, बस खेती करना था, बस कहीं ना कहीं शिकार करना था और अपना जीवन यापन करना था। लेकिन जो आज के मनुष्य हैं उनका बस इतना ही काम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ते गया वैसे वैसे उनकी आवश्यकता भी बढ़ती गई। हम प्रयास कर रहे हैं बच्चा कि थोड़ा सा हम धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम धीरे चल रहे हैं। क्योंकि ये सब जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ ना आपको 10th में काम देने वाला है बल्कि भविष्य में हमेशा काम देने वाला है, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, भरोसा कीजिए समझ में आएगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो तो हो। क्या बोल रहा है आगे कि लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ क्या होने लगी, उनकी आवश्यकता में भी वृद्धि होने लगी, ठीक है। पहले क्या था, तो पहले लोगों की जनसंख्या में भी कमी थी और लोगों की आवश्यकता भी कमी थी, ठीक है। जैसे जैसे लोगों का विकास होने लगा, जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, उनकी आवश्यकता भी बढ़ने लगी, जिससे पूर्ति करने में कठिनाइयाँ महसूस होने लगी। तब वे आपस में एक दूसरे के द्वारा क्या करने लगे, तो उत्पादित वस्तुओं के आदान प्रदान करने लगे। अब यहीं से चालू होता है आपका मुद्रा का विकास, ठीक है बच्चे। मुद्रा का विकास कहाँ से चालू होता, तो यहाँ से। जैसे ही लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी, ठीक है, तो लोगों क्या करने लगे, लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करने लगे, वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, ठीक है।
आदान प्रदान करने लगें तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने लगें। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो जिसके कारण मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, हम अभी बताए हैं आपको जस्ट कि यहीं से मुद्रा का विकास होता है। कैसे होता है आगे हम लोग देखेंगे। आज प्राय मनुष्य किसी न किसी एक काम के बदले क्या कर रहे हैं, अपनी समय लगाती है, जो इसमें जो आय प्राप्त होता है उसे अन्य वस्तु प्राप्त कर लेना करता है, जिसके कारण आज विनिमय का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विनिमय के स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है बच्चे, आपको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो विनिमय दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। पहले समझेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे समझते हैं। तो ये है आपके सामने वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए बच्चे, समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता हो। जैसे गेहूं से चावल बदलना, दूध से दही बदलना, सब्जी से घी बदलना आदि। समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना का प्रयास करते हैं। जैसे व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा। इस व्यक्ति को जो ज़रूरत है वो इसके पास है, कोई भी चीज़ आप मन में रख सकते हैं, और इस व्यक्ति को ज़रूरत है जो इसके पास है। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति जो है वो आपस में क्या कर लेगा, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार अपने अपने वस्तु को आदान प्रदान कर लेगा। ठीक है, जैसे मान कर चलिए आप दो फ्रेंड हैं। ठीक है, आप दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास ऐसा वस्तु है जिसको, जो वस्तु का कहीं ना कहीं वो आप दोनों को आवश्यकता है। जैसे इसके पास जो सामान है वो आपको ज़रूरत है, और आपके पास जो सामान है वो इसको ज़रूरत है। तो आप दोनों क्या कर लेंगे बच्चे, तो आप दोनों आपस में बातें कर लेंगे, आपस में इस सामान को क्या कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। किसी को कोई समस्या हुआ होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि और आसान शब्दों में आपको समझा पाएँ। ठीक है बच्चे, आगे अगर बात करें तो आगे है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ। जब वस्तु विनिमय प्रणाली होने लगा तो इसकी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। इस कठिनाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कठिनाइयों की बात की जाए तो सबसे पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होने लगा। अब ये क्या है सर, तो ये हम लोग समझते हैं क्या है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की ज़रूरत दूसरे के मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता है कि किसी की ज़रूरत किसी से मेल खा जाए। कैसे, तो मान कर चलिए जो चीज़ आपको ज़रूरत है, ठीक है, मान कर चलिए जिस चीज़ का ज़रूरत आपको है, ये संयोग ही होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति उसके पास होगा, और शायद जो चीज़ आपके पास है, जो वस्तु आप बदल कर उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह संयोग ही होगा कि यह मुश्किल से होगा कि शायद उस व्यक्ति को भी उस वस्तु का ज़रूरत होगा। तो यह पहला कठिनाई है जो क्या होता है, देखने को मिलता है। दूसरी कठिनाई की हम लोग बात करें बच्चे, तो दूसरी कठिनाई है मूल्य के सामान्य मापन का अभाव। यह थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो दूसरा जो कठिनाई है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा कोई भी सामान्य मापन नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से क्या किया जाए, मापा जाए। जैसे एक सेर चावल के बदले कितना तेल दिया जाए तथा एक गाय के बदले कितनी कड़ियाँ दी जाए, यह कुछ क्या थी, समस्या थी। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इसको एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान कर चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 केजी चावल है। ठीक है बच्चे, आपके पास 1 केजी चावल है और इस व्यक्ति के पास 1 केजी तेल है। फॉर एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो क्या आपको यहाँ पे समस्या नहीं होगा कि इस तेल का कीमत कितना है, इस तेल का वजन कितना है, और इस चावल का कीमत कितना है, इस चावल का वजन कितना है। तो यहाँ पे क्या इस व्यक्ति को आप अपना चावल देंगे? क्या ये व्यक्ति आपको तेल के बदले चावल के बदले तेल देगा? तो यहाँ पे क्या होता था, मापन की समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जो इसके पास जो वस्तु है उसका कीमत कुछ और है, और इसके पास जो वस्तु है उसका कीमत कुछ और है। इसमें क्या होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली फेल होने लगा। ठीक है, मापन की समस्या होने लगी, सही रेट सही कीमत पे नहीं मिलने लगी वस्तु, उसमें समस्या उत्पन्न होने लगी। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है मूल्य संचयन का अभाव। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा उत्पादित वस्तु के संचयन की असुविधाएं थीं तथा व्यवहार में व्यक्ति कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है तो शीघ्र ही उसे नष्ट भी हो जाता था। ऐसी ही स्थिति में जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु की संचयन की क्या थी, तो असुविधाएं थी। जैसे मानकर चलिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी वस्तु उत्पादन होता था उसका कहीं ना कहीं संचयन होता था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन संचयन होता था, लेकिन जब व्यवहार में व्यक्ति की कुछ वस्तु उत्पादन करता था तो शीघ्र ही वो वस्तु क्या हो जाता था, नष्ट हो जाता था। ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी वस्तुओं को क्या होने लगा, नष्ट होने लगा। और संचयन जो था, संचयन का मतलब होता है एक जगह जमा कर कर, मतलब किसी भी चीज़ को संचयन करना, स्टोरेज करना, इसकी असुविधाएं थी। यह तीसरा कठिनाई था। चौथा अगर कठिनाई की बात करें बच्चे, तो सह विभाजन का अभाव था। यह क्या है सर, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता था। यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। जैसे मानकर समझिए, एग्जाम्पल के विभाजन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बंटवारा। तो ऐसे मतलब मानकर चले सामने वाला पर्सन के पास कुछ और है और इसके पास कोई और वस्तु है, हम पहले भी बताएं, तो क्या इन दोनों में एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके पास, आप इमेज में देखिए, इसके पास फल है और इसके पास मुर्गा है, तो क्या फल का जो कीमत है वह मुर्गे का भी कीमत में बदला जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका कुछ और कीमत है और इसका कुछ और कीमत है। क्या आपके पास जो मुर्गा है वो कहेगा भाई सब तुम हरा सब्जी ले लो और हमको मुर्गा दे दो, तो क्या आप उसको मुर्गा दे दीजिएगा और हरा सब्जी ले लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। तो यह था क्या, सह विभाजन। दोनों में विभाजन नहीं हो पाता था। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग बात करें तो जैसे एक गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी और वे वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के पास थी। ठीक है, जैसे एक गाय है, ठीक है, तो एक गाय का कीमत तो काफ़ी महंगा है आप, और एक गाय का कीमत अब किसी 100 मन चावल से तो नहीं किया जा सकता है। तो उसका जो गाय का जो कीमत है, गाय का जो रेट है, उसका बराबरी करने के लिए जो हमारे पास चीज़ हो देना चाहिए उसको, तो हमारे पास नहीं है। तो वैसे चीज़ को क्या करते, अलग अलग लोगों के पास है, उन लोगों से लेना पड़ता था। इस स्थिति में गाय के 3-4 टुकड़े नहीं की जा सकती थी। ऐसे स्थिति में विनिमय का कार्य नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये सब कारण था बच्चे, जो हम लोग जो कारण पढ़ रहे हैं, यही सब कारण था जो आगे चल के क्या हुआ, तो मुद्रा का विकास हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो आप प्लीज़ आप सब बच्चे अब बता पाइएगा कि कहीं ना कहीं मुद्रा का जो विकास है, जो पैसा का विकास है, वो एक दिन का इतिहास नहीं है। ये बहुत पुराना और बहुत पुराना सभ्यता, पुराना प्रचलित कहीं ना कहीं एक सभ्यता है जिसका आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब है पांचवा, जो है भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ। यह भी इम्पोर्टेंट है। 5-6 इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने जो लाए हैं कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाए मुद्रा के बारे में या फिर पूछा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताइए और इसकी कठिनाइयों के बारे में बताइए, वस्तु विनिमय प्रणाली की असफलता के कारण क्या है, तो इन सभी तरह के जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं, इन सभी तरह के बातों को आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर जिक्र करिएगा। हम वादा करते हैं बच्चे, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। आप कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आप हमारे नोट्स द्वारा जो भी बताए गए चीज़ है उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा।
जब आप एग्ज़ाम दें। भरोसा कीजिए मेरा, आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें बच्चे भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ। तो यह क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा उधार देने में कठिनाइयाँ होती थी। जैसे कोई व्यक्ति किसी 2 वर्षों के लिए एक गाय उधार लेता हो और उस अवधि के बीतने पर क्या होता था, उसे लौटा देता था। उधार लेने की समस्या यहाँ पे हो रही है, तो समझिएगा फिर से। लेकिन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय के दूध पिया तथा उसका गोबर का क्या किया, जलावन के रूप में उपयोग किया। ऐसी स्थिति में उधार लेने वाला व्यक्ति मुनाफा में रहा तथा उधार देने वाला व्यक्ति घाटा में रहा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा। यहाँ यहाँ पे बोल रहा है बच्चे कि कोई व्यक्ति, फिर से समझिएगा एकदम ध्यान से, कोई व्यक्ति किसी से 2 वर्ष के लिए मान कर चलिए यह व्यक्ति है, इससे 2 वर्ष के लिए गाय उधार ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसने इस व्यक्ति से 2 वर्ष के लिए गाय उधार में लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उधार लेने के बाद उसको क्या किया, 2 वर्ष के भीतर जो भी चीज उस गाय का यूज होगा, वो गाय का जो भी गोबर होगा, दूध होगा, वो सब क्या करेगा बच्चे, तो वो सब यूज करेगा वही। लेकिन जो कर्ज दिया है वो तो घाटा में है, समझ गए? फायदा तो उसी के पास हो रहा है ना। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है मूल हस्तांतरण की समस्या। यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट और छठा टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या का। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल हस्तांतरण में कठिनाइयाँ होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान बसना चाहता हो। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता, क्योंकि उससे बेचना क्या था, कठिन था। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी के समय में आप क्या करते हैं, अभी के समय में मान कर चलिए आप कहीं रह रहे हो, अगर आपको कहीं और बसना है, कहीं और रहना है, तो क्या करते हैं, अपने संपत्ति को वहाँ से बेच सकते हैं, वहाँ से बेच कर दूसरा जगह आप ज़मीन ले सकते हैं, घर बना सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली के समय, कि कोई व्यक्ति अगर किसी से कर्ज लिए हुए है या फिर किसी तरह का कोई चीज़ है, तो वह व्यक्ति वहाँ से ज़मीन बेचकर, वहाँ से अपना संपत्ति बेचकर दूसरा जगह बस नहीं सकता था। ये सब कुछ कठिनाइयाँ हैं बच्चे, जो आप दे सकते हैं। अब है हमारा जो सेकंड है, वह है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है बच्चे, क्या है, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली, हम लोग 2 चीज़ों का बात कर रहे हैं उस मुद्रा का विकास में, जिसमें सबसे पहला पढ़े हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, उसकी कठिनाइयों को पढ़ें। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है? मुद्रा का विकास मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो मुद्रा का विकास है, ठीक है, धन का विकास है, पैसा का विकास है, वह मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने कहा था कि जिस तरह यह अर्थशास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा से आप क्या समझते हैं, मौद्रिक क्या है, तो आप ज़रूर इस नोट्स को लिखिएगा, इस परिभाषा को लिखिएगा, और साथ में इस जो विद्वान हैं, इन विद्वान के द्वारा जो बोले गए बात हैं, इनको जरूर लिखिएगा। आपका विश्वास कीजिए, आपका कॉपी सभी बच्चों से अलग होगा, और आपको नंबर तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, नंबर तो कट ही नहीं सकता, ये तो 100% है। मेरा नोट्स का जो भी डिफिनेशन है बच्चे, हम सारे लेक्चर में आपको बोले, मेरा नोट्स का आप डिफिनेशन पे कमांड बनाए रखिएगा, भरोसा कीजिए मेरा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता था। ठीक है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, तो पैसा है ना भाई। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जो मुद्रा हमें कैसे प्राप्त होगा, जब तक हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं, किसी चीज़ को सेवा नहीं देंगे, तो हमें क्या होगा, उस काम के बदले हमको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे वही बात बोल रहा है।
फिर उस मुद्रा को अपनी क्या करेगा, ज़रूरत की अन्य वस्तुओं को प्राप्त करेगा। जैसे मानकर चलिए क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या फिर सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। हम मान कर चलिए खेती किए, ठीक है। तो खेती में जो भी वस्तु प्राप्त हुआ उस वस्तु को बेचेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम मुद्रा प्राप्त करेंगे। फिर उस मुद्रा को प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमें जो भी चीज़ ज़रूरत होगी उस आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे अगर बात की जाए बच्चे, तो आगे है मुद्रा के कार्य और मुद्रा के प्रमुख कार्यों का हम लोग बात करेंगे। तो ये वाला टॉपिक हम लोग कल के सेशन में करेंगे। किसी भी बच्चों को अभी तक कोई यहाँ पे समस्या हुआ होगा तो हमको प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सर ये नहीं समझ में आया, सर वो नहीं आया। वादा करते हैं हम आपसे कि हम फिर से आपको एक आसान से आसान शब्दों में समझाने का पूरी प्रयास करेंगे। किसी भी बच्चों को अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली 10 बजे सुबह में और 4 बजे शाम को आपको डेली क्लासेस ली जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम जब तक आपका क्लियर ना हो जाए यहाँ पे एक भी दिन आपको एब्सेंट नहीं करना है। डेली यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लासेस ली जाती है। तो भरोसा कीजिए आप मेरा, यहाँ पे अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अभी तक आप सभी ने इस चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे आप लोग शेयर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, देखिए इतना अच्छा से आपके लिए कंटेंट लाते हैं, इतना अच्छा से नोट्स बनाते हैं कि बहुत सारा कम ही ऐसा होगा जो मतलब यूट्यूब पे तो कम देखने को मिलेगा जो इतना अच्छा नोट्स आपको देखने को मिलेगा। वो भी आपको नोट्स तो दे ही रहे हैं, नोट्स पढ़ा रहे हैं, साथ में आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो अब क्या चाहिए? अब तो बस आप इतना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोट्स हमारा पढ़ते रहिए, ताकि आप भी अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते रहिए और हम भी आपको अच्छा से अच्छा बेहतर कंटेंट अवेलेबल कर पाएँ। तो प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी बच्चे जो गांव में हैं, जो कोचिंग क्लास नहीं कर रहे हैं, वो भी पढ़ पाएँ। ठीक है? किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है? पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई दिक्कत हुआ तो बताइए, हम आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।